दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं केपी सिंह और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शातिर अपराधी की जिसे विक्नी किलर कहा जाता है। कहा जाता है कि जब वो जेल में जेलर की केबिन में पहुंचता था तो दहशत के मारे जेलर कुर्सी छोड़ देता। एक ऐसा बेरहम अपराधी जिसने 24 हत्याएं की, पर कहा जाता है कि हकीकत में उसने कितने कत्ल किए ये वही जानता है। Drowned, burned, strangled, poisoned. But there was no way to connect the killings to a single identity. He was finally caught in 1976 after trying to drug 70 French tourists at the same time. No sympathy for this man. He's a devil. Are you free, Mr. Brown? Born devil. 1970 के दशक के दौरान दक्षिण एशिया के हिप्पी ट्रेल की यात्रा करने वाले पश्चिमी पर्यटकों का शिकार करने वाला, जिसका नाम है चार्ल्स गुरुमुख सोबराज हॉर्चंद भवानी, एक फ्रांसीसी सीरियल किलर, धोखेबाज और चोर गुरुमुख सोबराज अपराध की दुनिया का आज भी द सेपरेट और विक्नी किलर जैसे नामों से बदनाम है। चार्ल्स सोबराज यानी द सेपरेट दरअसल वो एक कॉनमैन था, एक ठग जो ठग विद्या की हर कला में पारंगत था। वह अपने शिकार पर सांप की तरह कुंडी मारता, लच्छेदार बातों के जाल में मकड़ी की तरह फंसा लेता था, कई भाषाओं का जानकार था। इससे उसे शिकार को फंसाने में मदद मिलती थी। महिलाएं, खासकर विदेशी महिलाएं उसे पसंद थी, वे आसानी से फंस जाती थी। उसका आसान शिकार, कहते हैं वह जिस भी महिला को फंसाने की ठान लेता था उसे अपना दीवाना बना लेता था। इस मामले में उसे कभी भी नाकामी हाथ नहीं लगी थी। लोग उसकी सम्मोहक शख्सियत का शिकार बन जाते थे। वह उन्हें आराम से जहर देकर उनका कीमती सामान लेकर फरार हो जाता था। विक्नी किलर रेशमी साजिश के धागों से शिकार को मौत की नींद सुला देने वाला शायद सबसे दुर्दांत सीरियल किलर। कहा जाता है कि उसने 70 और 80 के दशक में 12 से लेकर 24 हत्याएं की, लेकिन सच में उसने कितने लोगों को मारा यह राज आज भी सोबराज के दिल में ही दफन है। हिंदुस्तानी पिता और वियतनामी माँ का बेटा, जिसे उसके पिता ने बचपन में ही छोड़ दिया, उसका बदला उसने जमाने से लिया। कहते हैं कि वह अपने पिता से इतनी नफरत करता था कि उन्हें बदनाम करने के लिए ही उसने जुर्म का रास्ता अख्तियार कर लिया। उसकी वियतनामी माँ को उसके भारतीय पिता के छोड़ने के बाद दोनों ने कभी शादी नहीं की, जिसकी वजह से चार्ल्स के हिंदुस्तानी पिता ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। ऐसे में उसके सामने एक ऐसा वक्त भी आया जब वो किसी भी देश का नागरिक नहीं था। चार्ल्स 1944 में वियतनाम के साइगोन में पैदा हुआ था। उस वक्त इस शहर पर जापानियों का कब्जा था, लिहाजा जंग के उस माहौल में तकलीफों के बीच पले बड़े चार्ल्स के दिलो दिमाग में इसका जबरदस्त असर हुआ था। सोबराज की मां ने वियतनाम में तैनात एक फ्रांसीसी फौजी से शादी की और पेरिस चली गई। फ्रांसीसी फौजी ने चार्ल्स को अपना लिया, जिससे उसे फ्रांस की नागरिकता हासिल हो गई। चार्ल्स को अपने हिंदुस्तानी बाप से इतनी नफरत थी कि उसने जुर्म की सारी हदें पार कर दी। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब भारत समेत नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, फ्रांस, ईरान, ग्रीस और तुर्की जैसे करीब 9 देशों की पुलिस को चार्ल्स की तलाश थी। वो मासूम लोगों को, खासकर महिलाओं को निशाना बनाने वाला दुनिया का सबसे चर्चित सीरियल किलर बन गया। चार्ल्स सोबराज मीठे जहर वाली अपनी शख्सियत की चाशनी में शिकार को इस कदर डुबो देता था कि उनका दम घुट जाता था। लेकिन गुनाह की दुनिया में वह एक और बात के लिए बदनाम था। दुनिया की जेलों के दरवाजे उसके सामने अपने आप खुल जाते थे। मजबूत से मजबूत जेल के दरवाजे भी वह ऐसे खोल देता था जैसे सोबराज के इशारे पर ही खुलते और बंद होते हों। साल 1971 की बात है जब चार्ल्स रोड्स पुलिस स्टेशन की ऊपरी मंजिल से कूदकर भाग निकला था। उसी साल तब के बंबई में उसने अपेंडिसाइटिस के दर्द का बहाना बनाया और जेल से भाग निकला। 1972 में जब वह काबुल की जेल में बंद था तब उसने गार्ड को कोई नशीली चीज खिलाकर बेहोश कर दिया और भाग गया। 1975 में ग्रीस की बेहद सुरक्षित मानी जाने वाली एजिना टापू की जेल से भी वो छू हो गया। साथ ही सोबराज ने पुलिस की वैन में
आग लगा दी और उसके बाद जो हड़बड़ी और भ्रम का माहौल बना उसका फायदा उठाकर वह भाग निकला। एक बार वह थाईलैंड में पकड़ा गया, जहां सजा होती तो उसे शर्तियाए सजाए मौत दे दी जाती, लेकिन वह पुलिस को भरोसा दिलाने में कामयाब हो गया कि उनसे गलती हुई है। वह दरअसल शोभराज नहीं बल्कि एक अमेरिकी प्रोफेसर है। हालांकि इन सभी मामलों में सबसे ज्यादा चर्चित दिल्ली के अति सुरक्षित तिहाड़ जेल से उसकी फरारी थी। ये इतना आसान नहीं था, इसके लिए उसे राजू भटनागर जैसे गैंगस्टर का साथ भी चाहिए था और फरारी का तरीका भी ऐसा इस्तेमाल करना था पहले किसी ने भी सोचा ना हो। 16 मार्च 1986 को चार्ल्स शोभराज दिल्ली की अति सुरक्षित समझी जाने वाली तिहाड़ जेल से भाग निकला। वह अकेला नहीं था, तिहाड़ से उसके साथ 3 और लोग भागे थे, जिनमें डॉन राजू भटनागर के साथी ब्रजमोहन और लक्ष्मी नारायण भी साथ थे। शातिर चार्ल्स ने अपनी फरारी की योजना को इतनी चालाकी से अंजाम तक पहुंचाया कि तिहाड़ के गेट नंबर 3 तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के 2 संतरी पेट के बल पसरे दिखाई पड़ रहे थे। आग उगलने वाली उनकी 303 राइफल उनके बगल में किसी बेचारी की तरह खामोश पड़ी थी। जेल के अंदर 6 जेल अधिकारी बेहोशी की हालात में पड़े थे। वहां से आधा किलोमीटर दूर बॉर्डर आनंद स्वरूप गिरे पड़े थे, उनके मुंह पर स्कॉच टेप लगा हुआ था। यह किसी बॉलीवुड फिल्म की सीन से कम नहीं था। जेल के दरवाजे खुले पड़े थे और पंछी फरार हो गए थे। सब के सब राजस्थान के रेगिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। दिल्ली में जुर्म की दुनिया के अपने कनेक्शन का इस्तेमाल कर राजू भटनागर ने चार्ल्स शोभराज को भगाने के लिए जरूरी तमाम सहूलियतें मुहैया कराई थी। चार्ल्स शोभराज ने तिहाड़ से फरारी का प्लान बहुत ही चालाकी से बनाया था। दरअसल अपनी चुंबकीय शख्सियत की बदौलत चार्ल्स जहां भी रहता था वहां बहुत जल्दी अपना दबदबा बना लेता था। तिहाड़ में भी वह सजा काटने आया था, लेकिन रहता यहाँ के डॉन की तरह था। जेल के अफसर भी उसे सम्मान से चार्ल्स साहब कहते थे। अपने इसी रुआब का फायदा उठाकर चार्ल्स ने तिहाड़ में बंद ब्रिटिश ड्रग पेडलर डेविड हॉल को अपना शागिर्द बना लिया। चार्ल्स ने डेविड हॉल को तिहाड़ से निकालने का वादा किया। उसने डेविड हॉल को अपना वह ट्रिक सिखा दिया जिसका इस्तेमाल कर गुज़िश्ता वक्त में 2 मौके पर खून की उल्टियां कर चार्ल्स जेल से निकल चुका था। डेविड हॉल ने भी ऐसा ही किया। तिहाड़ के डॉक्टरों ने डेविड को किडनी फेलियर की बीमारी बता दी। उसे 12,000 के मुचलके पर बेल दे दी गई। तिहाड़ से निकलने के बाद दूसरे विदेशी ड्रग पेडलर्स की तरह डेविड हॉल भागा नहीं बल्कि दिल्ली में ही रुक गया। राजू भटनागर की मदद से डेविड हॉल ने जेल के बाहर कार, ट्रेन के टिकट आदि का इंतजाम किया। इनमें सबसे ज्यादा जरूरी था नींद की गोलियां। रविवार 16 मार्च 1986 को सुबह डेविड हॉल नींद की 820 गोलियों में डूबे अंगूर, बर्फी और पेठा लेकर कार से तिहाड़ जेल पहुंचा। बहाना चार्ल्स शोभराज का जन्मदिन मनाना था। कमाल की बात तो यह है कि चार्ल्स शोभराज का जन्मदिन 16 मार्च को नहीं बल्कि 6 अप्रैल को पड़ता था। जेल के रिकॉर्ड में सब दर्ज था, लेकिन इसे डर कहें या बेवकूफ़ी कि बड़े अफसर भी चार्ल्स की और डेविड हॉल की बातों में आ गए। बाकी का काम नशीले अंगूर, बर्फी और पेठा ने किया। चार्ल्स, डेविड हॉल और राजू भटनागर गैंग के ब्रजमोहन और लक्ष्मी नारायण समेत 3 लोगों ने मिनटों में तिहाड़ की सुरक्षा को दागदार बना दिया। देश में ही नहीं पूरी दुनिया में चार्ल्स शोभराज की फरारी के चर्चे होने लगे। तिहाड़ की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस सबकी भद्द पिट गई। सबसे ताज्जुब की बात थी कि चार्ल्स शोभराज जेल से भागा ही इसलिए था कि वो फिर से वापस जेल आ सके। फरारी के महज 2 हफ्ते बाद ही चार्ल्स और डेविड हॉल गोवा के एक शानदार रेस्टोरेंट से गिरफ्तार कर लिए गए। डेविड हॉल तब तक नहीं जानता था कि चार्ल्स खुद चाहता था कि वह गिरफ्तार हो। दरअसल तिहाड़ में चार्ल्स शोभराज की सजा पूरी होने वाली थी। सजा खत्म होने के बाद यकीनन उसे थाईलैंड के हाथों सौंप दिया जाता, जहां कत्ल के एक मामले में वह दोषी साबित हो चुका था। वहां उसे फांसी की सजा मिलनी तय थी। इसलिए शोभराज ने जानबूझकर तिहाड़ से फरारी की योजना बनाई ताकि एक नया आरोप लगे, एक नया मुकदमा चले और भारत की स्वस्थ न्याय व्यवस्था प्रणाली की मेहरबानी से उसकी जिंदगी महफूज रहे। गोवा से गिरफ्तार होने के बाद शोभराज और डेविड हॉल को अगल बगल के सेल में ही रखा गया, लेकिन डेविड हॉल ने बरसों तक उससे बात नहीं की क्योंकि उसे पता चल चुका था कि चार्ल्स ने उसका इस्तेमाल कर फेंक दिया था। चार्ल्स की फरारी में डेविड हॉल के साथ डॉन राजू भटनागर भी था, बराबर का मददगार बना था। चार्ल्स शोभराज की फरारी के चर्चे पूरी दुनिया में हुए, लेकिन हैरत अंगेज बात है कि उसकी फरारी से पहले राजू भटनागर भी तिहाड़ से फरार हो गया था, लेकिन उसकी चर्चा तक नहीं हुई। डॉन राजू भटनागर की फरारी के
चर्चे इसलिए नहीं होते क्योंकि उसकी फरारी तिहाड़ प्रशासन ही नहीं, पुलिस और कानून प्रक्रिया सबके लिए शर्मनाक थी। लिहाजा इस मामले में सभी चुपचाप अपमान का घूंट पी गए। शोभराज को बहुत से लोगों को बेहोश करना पड़ा था, लेकिन राजू भटनागर को सिर्फ अपने पैरों को तकलीफ देनी पड़ी थी। वह अपने पैरों पर चल तिहाड़ से निकल गया, बड़े आराम से। जेल में भी चार्ल्स इतने मजे से रहता था कि कोई सुने तो ईर्ष्या हो जाए। जेल में रहने के बावजूद उसके पास टाइपराइटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर और एक बड़ा पुस्तकालय हुआ करता था। इसके अलावा वह अपने साथी कैदियों को खुश करने के लिए ड्रग्स भी रखता था। 1997 में भारत में जेल से रिहा होने के बाद चार्ल्स शोभराज पेरिस चला गया, लेकिन पेरिस में चार्ल्स को एक हीरो जैसा दर्जा मिला। अपने चाल चलन की बदौलत चार्ल्स जुर्म की दुनिया में बड़ा ही इज्जत से लिया जाने वाला नाम हो गया। फ्रांस के एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने तो चार्ल्स शोभराज पर एक फिल्म तक बनाने के अधिकार हासिल कर लिए थे, जिसके लिए चार्ल्स ने करीब 97 करोड़ रुपए लिए थे। जबकि एक मीडिया हाउस से इंटरव्यूज के एवज में उसने $5000 की मांग की थी। पेरिस में किंग साइज जिंदगी जीते जीते अचानक 2003 में चार्ल्स शोभराज नेपाल पहुंच गया। वहां इसकी एक फोटो अखबार में आई। नेपाल पुलिस हरकत में आई और उसे पकड़ लिया गया। नेपाल में पहले ही चार्ल्स के खिलाफ हत्या के मामले दर्ज थे, साथ ही फर्जी पासपोर्ट से नेपाल में दाखिल होने का भी एक मामला शोभराज के खिलाफ दर्ज हो गया। 12 अगस्त 2004 को चार्ल्स शोभराज को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि ये बात अभी तक साफ नहीं हो सकी है कि जिस नेपाल की पुलिस उसे तलाश कर रही थी, जहां उसके खिलाफ एक अमेरिकी और एक कनाडाई नागरिक की हत्या का मामला दर्ज है, और वो खुद नकली पासपोर्ट के जरिए ही 1975 में नेपाल गया था, जिस पर पुलिस ने उस वक्त पकड़ भी लिया था। बावजूद इसके वो नेपाल पहुंचा तो क्यों? फिलहाल चार्ल्स नेपाल के काठमांडू जेल में बंद है। बेशक चार्ल्स को वहां पहली जेल जैसी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं, लेकिन वह फिर भी यदा कदा चर्चा में आता रहता है। धन्यवाद।